गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा आज हम करेंगे पार्ट 3 का रिवीजन। तो करते हैं। सबसे पहले तो पार्ट 3 है हमारा संधि। तो संधि क्या है, आपको यहाँ पर देखो कुछ शब्द हैं जो ध्यानपूर्वक देखिए कि ये आपको संधि करके और इनका संधि विच्छेद और संधि करके दिखाया हुआ है। अब पढ़ते हैं। संधि है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है वही संधि है। कि जब दो ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने के कारण जो परिवर्तन या विकार होता है वो ही संधि कहलाता है। फिर है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है? संधि युक्त शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। कि जो संधि से युक्त शब्द है उसको अलग अलग करके लिखना। जिस प्रकार से हमने वर्ण विच्छेद किया था कि वर्णों को अलग अलग करना, उसी प्रकार से संधि विच्छेद होता है। उसमें संधि के जो शब्द हैं उनको अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाते हैं। जैसे शरणागत, शरणागत बना शरण प्लस आगत, तो ये तो है संधि और ये है संधि विच्छेद। यथोचित, यथा प्लस उचित। दुर्भावना, दुह प्लस भावना। दिग्जय, दिक् प्लस में गज, दिग्गज, दिक् प्लस में गज। अब है संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, कि जब दो संधि आपस में मिलती हैं तो उनसे जो विकार और परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि है इसलिए क्या होगा? स्वर का मेल होगा और उसी के कारण विकार जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधि कहलाएगी। जिस प्रकार से नर प्लस में इंद्र, नरेंद्र। स्वर संधि के उपभेद। अब ये है कि संधि के 3 भेद हो गए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब है स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, ज्ञण संधि और अयादि संधि। ये संधि के 5 भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद। अब सबसे पहले आती है आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं। तो दीर्घ संधि में आपका सीधा सा नियम है कि इसमें ए ई और उ होंगे और इसके साथ में यानी प्लस में, प्लस से देखो ये प्लस से पहले और ये प्लस के बाद में समान स्वर होने पर अगर कोई भी स्वर आते हैं तो उसी के वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। यानी ए और ए आएगा तो आ बन जाएगा, ए और आ आएगा तो भी आ बनेगा, आ प्लस में ए होगा तो भी आ बनेगा और आ प्लस में आ होगा तो भी क्या बनेगा? वो आ ही बनेगा। यानी वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। हमने स्वर पढ़े थे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई में, ई प्लस में ई होगा तो बड़ा ई हो जाएगा, ई प्लस बड़ा ई भी बड़ा ई प्लस में छोटा ई बड़ा ई और दोनों बड़ा ई प्लस में भी बड़ा ई ही आएगा। इसी तरह से ऊ के नियम है, ऊ प्लस में ऊ बड़ा ऊ प्लस में बड़ा ऊ बड़ा ऊ प्लस में बड़ा ऊ। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हो आप कि ए और ए मत प्लस अनुसार, मत प्लस, अब तय में क्या है? ए है, तो ए और ए मिलकर क्या बन गए? आ बन गए। तो क्या बन गया? मतानुसार। क्या बन गया? मतानुसार। सत्य प्लस अर्थ, ए और ए मिलकर क्या हो गए? आ, सत्यार्थ। ऐसे ही सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। महा प्लस आत्मा, महात्मा। ई में रवि प्लस इंद्र, बड़ा ई बना दिया रविंद्र। कपि प्लस ईश, कपीश। नारी प्लस इच्छा, नारीच्छा। रजनी प्लस ईश, रजनीश। इसी प्रकार से ऊ में भानु प्लस उदय, भानुदय। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। तो आपको दीर्घ संधि में बस ये ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में जब कोई भी स्वर आते हैं यानी आपस में जो हर्ष स्वर हो प्लस में दीर्घ स्वर हो या फिर हर्ष दीर्घ या फिर हर्ष स्वर हो, लेकिन उसका बन क्या जाएगा? आपका दीर्घ ही बन जाएगा, इसलिए ये दीर्घ संधि है। फिर है आपकी गुण संधि। गुण संधि में क्या है?
इसमें अलग अलग स्वरों का मेल होता है। यह मेल 3 प्रकार से होता है। अब जो दीर्घ संधि थी उसमें तो क्या था, समान स्वर का मेल हो रहा था, ए प्लस में ए या ए प्लस में आ। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग स्वरों का मेल होता है। और इसके 3 नियम हैं। कौन कौन से, कि ए या आ प्लस का ई और ई से मेल होने पर ए बन जाएगा। ठीक है, ए और आ का ऊ और ऊ होने से मेल होने पर ओ बन जाता है, और ए और आ का री से मेल होने पर अर हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि ए और आ, यहाँ पर ए और आ से मतलब ये है कि प्लस से पहले या तो ए आएगा या फिर आ आएगा। प्लस के बाद में यहाँ पर बेटा छोटी आएगी, कि या तो छोटी आएगी या फिर बड़ी आएगी। दोनों में से कोई भी होने पर क्या बन जाएगा, उसका ए बन जाएगा इन दोनों का। जैसे देव प्लस में इंद्र। अब वह में क्या है आपका ए, यहाँ निकला, ई क्या है, ये रहा। अब इन दोनों का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी ए की मात्रा। तो दे वह में किसकी मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा, और बचा हुआ दन ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा। तो बन गया आपका देवेंद्र। ऐसे ही स्व प्लस इच्छा, वह में से क्या हटा हमारा, ए निकला, और ई दोनों को मिलकर क्या बना हमारा, ए। तो क्या बन गया बेटा, ये स्वेच्छा। ऐसे ही ए प्लस में बड़ी आने पर ए हो जाएगा, क्या बन गया यहाँ पर, सुरेश। ऐसे ही आ प्लस में ई ए हो जाएगा, जैसे कि यथा प्लस में इष्ट, क्या बन गया आपका, यथेष्ट। तो ये देखिए बेटा, हमारा नियम क्या था कि ए और ई अगर मिलते हैं तो क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ठीक है, तो रे में क्या है आपका, ए है, और आगे क्या है, ई है। दोनों मिलकर क्या बन गए आपके, ए बन गया। तो सु हमने ऐसा का ऐसा लिखा। रे में से क्योंकि हमने मात्रा हटा दी है, आगे किसमें अब कौन सी मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा, बच गया आपका स, ये बन गया सुरेश। अब है आपका ओ वाला नियम। तो वो क्या था कि ए या आ, यानी प्लस से पहले या तो ए हो या फिर आ हो, उसके बाद में प्लस में या तो ऊ हो या फिर बड़ा हो, या छोटा हो या बड़ा हो, दोनों का क्या बन जाता है आपका, ओ बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है जैसे गंगा प्लस में उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, ये आया हमारा आ, ये आया हमारा ऊ, दोनों को मिलकर क्या बनाना है हमें, ओ। नियम है हमारा, क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो ग और गा, ये अब यहाँ पर क्योंकि आ की मात्रा निकल गई तो ये क्या बच गया, ग ही बच गया। अब इसमें कौन सी मात्रा लग जाएगी, ओ की, और ये उर्मी वैसा का वैसा। ठीक है, ऐसे ही अर वाला जो नियम है हमारा, अर वाले नियम में क्या है बेटा, कि ए और आ दोनों के बाद में अगर री होता है तो क्या बन जाता है, उसका अर बन जाता है। यानी सीधा सा नियम ये है कि ए और आ का ए बन जाएगा, और जो री है उसका आधार है बन जाएगा। तो जैसे राज प्लस ऋषि, तो क्या बन गया हमारा, राज्य, और इसका रे यानी कि ऊपर लग गया, ये बन गया आपका राजश्री। और ऐसे ही कि अगर आ भी आता है कि महा प्लस में ऋषि, महा प्लस में ऋषि आता है, महा प्लस में ऋषि आता है, तो हमें क्या करना है, इसका अर बनाना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ए, मैं है, फिर रे और शी, महर्षि। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट नियम है आपका वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि में क्या है बेटा, वृद्धि संधि में अलग अलग स्वरों का ही मेल होता है, जिस प्रकार से इसमें गुण संधि में हुआ आपका। अब इसके अंदर क्या नियम है आपका, कि ए और आ का ए और ए से मेल होने पर ए हो जाता है, और ए और आ का ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है। जैसे अभी हमने किया उसी तरह से कि ए और ए मिलेंगे तो आए हो जाएंगे, एक प्लस एक, एक एक, या फिर आ प्लस ए फिर ए, यथा प्लस एव यथेव, ए प्लस ओ औ हो जाएंगे, दंत प्लस ओष्ट दंतोष्ट, महा प्लस ओज माहोज। ठीक है, तो इसके आपके 2 ही नियम हैं कि ए और ए इसमें क्या मिल जाएंगे आपके, इस तरह से जैसे हमने इसमें किया था।
कि हमारा नियम है ए या आ, प्लस में क्या हो ए या आई, तो क्या हो जाएगा हमारा उसका आई ही हो जाएगा। जैसे 1 प्लस में 1, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए दोनों का क्या हो गया हमारा आई, तो हमने लिखा ए, फिर लिखेंगे कै, और कै में किसकी मात्रा आएगी कै की, और ये हो गया 1। ठीक है, एक एक। इसी तरह से ओ वाला देखो, दंत प्लस में ओष्ठ, यानी ये वृद्धि संधि है तो हम इसमें कौन से लिखेंगे, बड़े ही इसके लिखेंगे ओष्ठ। तो आप क्या हो गया ए और ओ मिलकर क्या हो गए आपके औ बन गए, तो हो गया आपका दंतोष्ठ। ठीक है बेटा, तो आपको ये नियम अच्छे से याद करने और फिर लिखने हैं। थैंक यू। Good morning 7th class, this is Preeti Yadav, your maths teacher. In a previous class we have completed the revision of exercise 4.3 and exercise 4.4 question 1 to 5 we have completed, and today we will start from question number 6 of exercise 4.4. So without any wasting of time, let's get started. Now question number 6, divide -3/17 divided by 9/68. अब देखो हमारे पास ये डिवाइड है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे तो हमें किसी भी एक नंबर को रेसिप्रोकल करना होगा उसका। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, -3/17 मल्टीप्लाई 68/9। इस डिवाइड सिंबल को रिप्लेस करने के लिए मैंने इसका क्या कर दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया है। अब ये देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 हो गया है, 17 1 जा 17 और 17 4 जा 68। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, -4/3। हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया -4/3। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। -3/7 डिवाइडेड बाय -3/7। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो डिवाइड को रिप्लेस करेंगे तो हमें एक नंबर को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसको हम करेंगे -3/7 मल्टीप्लाई 7/-3। तो -3 से -3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया है 1। इट इज -14/25 इज डिवाइडेड बाय 1। किसी भी नंबर को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -14/25। ये हमारा सेम आंसर आ जाएगा। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 26/-9 multiply 12/13 bracket close minus 15/14 multiply by -7/25. According to the rule of BODMAS, firstly we have to simplify the ब्रैकेट। सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सोल्व करना होता है, उसके बाद हमें बाद में करना होता है। अब हम इस ब्रैकेट में जो कंटेंट है इसमें इनको पहले कैंसिल आउट करेंगे, जो कैंसिल होते हैं। तो हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और -3 1 जा -3। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। आगे हमारे पास क्या है, माइनस ब्रैकेट 15/14 मल्टीप्लाई -7/25 है। तो हम इसको करेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। अब आगे कैंसिल नहीं हो रहा है तो 3 1 जा 3, माइनस है तो -1 अपॉन में 2 5 जा 10। अब हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारे कैंसिल आउट होने के बाद अब इनको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 8/-3 माइनस माइनस विल मेक प्लस 1/10। अब हमें 3 और 10 का क्या लेना है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ भी हमारे पास न्यूमिनेटर में भी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है हमारा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, एलसीएम हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 3 से हम 30 को डिवाइड कराएंगे 10 और 10 8 जा 80 प्लस 10 से हम 30 को डिवाइड करवाएंगे 3 और 3 1 जा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 80 + 3, 83/30। दिस इज अवर आंसर ऑफ सिंप्लीफाई क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम। द प्रोडक्ट ऑफ two rational number is -6/28. If one of them is 2/7, find the
अदर। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, -6/28 है। इफ वन ऑफ देम, उनमें से एक नंबर है हमारा 2/7, फाइंड दी अदर। हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, हम अदर नंबर को क्या कंसिडर कर लेते हैं, p/q। लेट द अदर नंबर इज p/q। लेट द अदर नंबर is equals to p/q। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, p/q is multiply by 2/7 is equals to -6/28। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये इक्वेशन बनेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब p/q तो हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा, 2/7 को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास p/q इज इक्वल्स टू -6/28 इज मल्टीप्लाई बाय 7/2। ये डिवाइड आता तो डिवाइड को मैंने डायरेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई से रिप्लेस करके इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हो गया -3 और 1, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा -3 1 जा -3 और डिनोमिनेटर में 4 1 जा 4। तो वो अदर नंबर क्या आ गया हमारे पास, -3/4। सपोज हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं, p/q की प्लेस पे हम -3/4 को पुट करके देख लेते हैं। तो हम मान लो यहाँ पे पुट करके देखते हैं -3/4। तो क्या आंसर आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 एंड 4 7 जा 28। यहां से हमने अपना क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई कर लिया कि इट मीन्स हमारा आंसर 100% राइट आ गया है। ये वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड 4 2/3 बी डिवाइडेड टू गेट 1 1/3। किस रैशनल नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि हमें क्या मिल जाए, 1 1/3। तो अब हम इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। मान के चलते वो रैशनल नंबर क्या होगा हमारा, p/q। लेट द रैशनल नंबर इज p/q। लेट द रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू p/q। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 4 2/3 को हमें p/q से डिवाइड कराना है। 4 2/3 इज डिवाइडेड बाय p/q, then we get 1 1/3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन ये बनेगी। अब हम इसको कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर करते हैं। 3 4 जा 12 एंड 12 + 2 14। तो 14/3 डिवाइडेड बाय p/q विच इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 और 3 + 1 4 4/3। अब हमारे पास ये डिवाइड में आया, तो अब हमें इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो 14/3 डिवाइडेड बाय p/q। इस डिवाइड सिंबल को रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, 14/3 इज मल्टीप्लाई बाय q/p इज इक्वल्स टू 4/3। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस 14/3 को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। q/p को हम एज इट इज नोट करेंगे यहाँ पे, q/p विच इज इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई 3/14। ये हमने नोट कर लिया यहाँ पे। अब जो कैंसिल होता है उनको हम कैंसिल कर देंगे, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया है। ये 2 जा पे आ गया है और ये 7 जा पे। तो हमारा रैशनल नंबर क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। अब हमें इनकेस अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो हम इसकी पुटिंग कर लेंगे। पुटिंग करने के लिए क्या आया हमारे पास, हमारी जो वो इक्वेशन थी वो आई थी हमारे पास 14/3 is multiply by q/p is equals to 4/3। अब हमारे पास क्या कि भाई q/p की वैल्यू पुट जो करूंगी वो आंसर क्या देगी, 4/3 ही आना चाहिए। तो ये मैं वेरीफाई करा रही हूं। तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, q/p की वैल्यू क्या है, 2/7। तो मैं यहाँ पे 2/7 ही पुट करती हूँ। 14/3 is multiply by 2/7। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4/3। मीन्स कि हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या, हमारा राइट आंसर आ गया, 2/7 इज अवर राइट नंबर। नाउ एक्सरसाइज 4.5
क्वेश्चन इज कन्वर्ट 4.2 बार इन अ रैशनल फॉर्म। हमें 4.2 बार जो क्वेश्चन दिया हमारा 4.2 बार, हमें इसको रैशनल फॉर्म में करना है। रैशनल फॉर्म क्या होती है, मींस कि हमें P बाई Q की फॉर्म में इसको राइट करना है। 4.2 बार है। इस बार का मीनिंग क्या होता है कि 2 जो है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम राइट है ऐसे। तो इस 2 बार, इस बार से हम क्या करते हैं, एक बार ही लिख के हम उसके ऊपर बार लगाते हैं। इसका मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। 10 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 42.2 बार हो जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूं फ्रॉम 1 and 2, देन वी गेट 10x में से x लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9x, और 42.2 बार में से अगर 4 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 42 में से 4 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 38, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 38 अपॉन में 9 आ जाएगी। तो हमें यही एक्सप्रेस करना था कि हमें P बाई Q की फॉर्म लेके आनी थी। तो 38 तो क्या है, P हो गया, और Q की प्लेस पे क्या आ गया, 9 आ गया, और रैशनल नंबर की फॉर्म आ गई P बाई Q। दोनों हमारे एक इंटीजर हो गए, और जो हमारा डिनोमिनेटर वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की कंडीशन भी हमारी। तो P ये हमारा x क्या आ गया है 38 अपॉन में 9, यानी कि 4.2 बार को हम क्या राइट करेंगे 38 अपॉन में 9। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7th. In previous class we complete our 5th chapter of geography, and today we start our 6th chapter of geography, name atmosphere, pressure and winds. Today we do the short and long question answer of this chapter because we do the exercise of this chapter in previous classes. Now let me start our today's class. Question number 1 is name the 2 major factors that influence the atmospheric pressure of an area. कि उन 2 तत्वों के नाम बताइए, उन 2 कारकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के वायु दाब को प्रभावित करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायु का दाब होता है जो वायुमंडल में, उसके बारे में ये पूछ रहा है। द 2 मेजर फैक्टर्स आर, 2 मेजर फैक्टर हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और प्रेशर वायु का कम हो जाएगा। सेकेंड इज लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और इस टेम्परेचर का ही दूसरा पार्ट है ये कि एक तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर था, दूसरा है कि लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे ठंडी वायु होगी और वो ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट इज एल्टीट्यूड, दूसरा क्या है ऊंचाई, कि हाई एल्टीट्यूड लो प्रेशर, कि जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे वायु दाब उतना ही कम होता चला जाएगा। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द 3 परमानेंट विंड सिस्टम ऑफ सिस्टम्स ब्लो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि 3 जो परमानेंट विंड सिस्टम है उनके बारे में हमें बताना है जो पृथ्वी की धरातल पर बहती हैं। फर्स्ट इज ट्रेड विंड्स 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। ये कितने तक बहती हैं, देखिए ये अपना अर्थ है और ये अपनी इक्वेटर है, तो यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ यहाँ पे क्या बहती है, ट्रेड विंड्स बहती है, व्यापारिक पवने बोलते हैं इनको। फिर है वेस्टर्लीज, सेकंड क्या है वेस्टर्लीज, जो 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ बहती हैं। और फिर उसके बाद है पोलर विंड्स, जो पोल तक बहती हैं, पोल्स जो अपने ध्रुव हैं वहाँ तक बहती है। तो बेटा आपने 3 परमानेंट विंड सिस्टम देखा, फर्स्ट क्या थी ट्रेड विंड, सेकंड वेस्टर्लीज, थर्ड पोलर विंड्स। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज कोरोलियस इफेक्ट, कि कोरोलियस प्रभाव क्या है। When wind blow, the rotation of the earth affect its direction and it get deflected from its direct path of flow. This effect is known as the Coriolis effect. ठीक है, कि बेटा जो विंड बहती है एक उसका
एक डायरेक्शन में बहती है, जैसे कि अगर या तो वायु इधर बहती है या वायु इधर बहती है, या तो ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ आती है। लेकिन जब जो अर्थ की इफेक्ट होता है, जो अर्थ का प्रभाव है, चाहे उसका ग्रेविशनल फोर्स हो, चाहे उसके कोई भी इफेक्ट हो, जब इस वायु को बदल देते हैं, जैसे ये वायु ऐसे जा रही है और ऐसे चलते चलते अचानक से ये वायु ऐसे ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? कोरोलियस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कि जो इसका सीधा पथ होता है उस पे जो बह रही होती है हवा, उससे ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेस्टर्लीज, की वेस्टर्लीज क्या है? पछुआ पौने क्या है? वेस्ट से बना है वेस्टर्लीज, की पछुआ पौने क्या है? द टू बेल्ट्स ऑफ विंड्स blow from subtropical high pressure belts to the subpolar low pressure belt in both hemisphere are called westerlies। कि दो बेल्ट हैं विंड की, ठीक है, दो बेल्ट्स में, दो पट्टियों में हवा बहती है, सब ट्रॉपिकल से हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक। क्योंकि हाई प्रेशर जहाँ पे होगा, जहाँ पे कोल्ड मतलब टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। तो जब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवा चलती है दोनों हेमिस्फेयर्स में, तो उसी को वेस्टर्ली कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लू एंड चिनूक, कि लू और चिनूक में क्या डिफरेंस है? लू इज ए लोकल विंड ऑफ राजस्थान वाइल चिनूक इज ए विंड ऑफ मेडिटेरियन सी। कि लू एक लोकल विंड है राजस्थान की, स्थानीय पवन है राजस्थान की, जबकि चिनूक क्या है? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर की एक हवा है। लू इज हॉट एंड हार्मफुल विंड फॉर ह्यूमन वाइल चिनूक इज ए कंफर्ट फॉर ह्यूमन। कि लू जो है गर्म है और मानव के लिए हार्मफुल है। गर्मियों में जब लू चलती है तो हम कहते हैं ना कि लू से बच के रहना चाहिए, तो ह्यूमन के लिए क्या है? ये हार्मफुल है। जबकि चिनूक कंफर्ट देती है ह्यूमंस को, क्योंकि ये ठंडी हवा है और ठंडी ये भी गर्म हवा है, लेकिन ये जब ठंडी जगह पे चलती है, मेडिटेरियन सी में चलती है, तो ये क्या करती है? आइस ईटर है ये, इसका दूसरा नाम क्या है? आइस ईटर। तो ये भी गर्म हवा है, और जब ये ठंडे प्रदेशों में चलती है तो वहाँ की जो बर्फ वाला जगह होती है उसको, उस बर्फ को पिघला देती है या ठंड में थोड़ी कमी कर देती है, तो इसको आइस ईटर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ए प्लेस, कि किस प्रकार टेम्परेचर किसी स्थान के वायुदाब को प्रभावित करता है। टेम्परेचर अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फर्स्ट है व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द एयर राइजेज अपवर्ड एंड देयर इज लो प्रेशर। कि जब टेम्परेचर हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि हवा है वो ऊपर उठने लग जाती है और वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। सेकेंड है व्हेन द टेम्परेचर इज लो द एयर शिंक्स डाउन एंड एक्सर्टिंग हाई प्रेशर। कि जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा ठंडी होती है, और हवा ठंडी होती है तो वो नीचे की तरफ आती है और वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एल्टीट्यूड अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ए प्लेस। कि किस तरह ऊंचाई किसी स्थान के वायुदाब को प्रभावित करती है। आंसर इज एल्टीट्यूड अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एल्टीट्यूड एंड प्रेशर। कि ऊंचाई और वायुदाब दोनों में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। दिस मीन्स दैट प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। कि प्रेशर कम होता है जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं। ठीक है, द प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज एज इट वार्म अप द एयर एक्सपैंड इट बिकॉज लेस डेंस एंड देयरफॉर लाइटर। कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के कारण क्या होता है? वो फैल जाती है और हल्की हो जाती है। आवर थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रेशर बेल्ट। द राइजिंग वार्म एयर इज सर्टेन रीजन एंड शिंकिंग कूल एयर इन अदर रीजन प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि देखो बेटा, जब गर्म हवा होती है तो ऊपर उठती है, ठीक है, और जब ठंडी होती है तो नीचे उठती है।
तो एक रीजन में तो क्या होगा, गर्म हवा जब ऊपर उठ रही है तो वहां पे तो हो जाएगा लो प्रेशर, और जहां पे ठंडी होके हवा जा रही है वहां पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से दो बेल्ट बन जाती हैं, एक हाई प्रेशर की और एक लो प्रेशर की। दीज बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट, और ये बेल्ट क्या है, परमानेंट नहीं होती। एंड कीप शिफ्टिंग नॉर्थ एंड साउथ विद मूवमेंट ऑफ द सन बाय 10 डिग्री। और जब सन 10 डिग्री पे मूव करता है तो इन बेल्ट्स में भी डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती। देखो कहीं पे मान लो सन ज़्यादा तेजी से चमक रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर हो जाएगा, और कहीं पे धीमा चमक रहा है तो वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चेंज होती रहती हैं। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लेनेटरी विंड्स, एक्सप्लेन, कि प्लेनेटरी विंड्स क्या हैं, हमें एक्सप्लेन करना है। The winds blowing throughout the year from one latitude to another, they blow from high pressure belt to low pressure belts। कि जो winds होती हैं वो पूरे साल एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक बहती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहती हैं। और देयर आर 3 प्लेनेटरी प्रिवेलिंग परमानेंट विंड्स, इनका 3 नाम है। क्या क्या है 3 नाम, परमानेंट, प्रिवेलिंग और प्लेनेटरी। और ये 3 हैं, ट्रेड विंड, पोलर एंड वेस्टर्लीज। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट आर ट्रेड विंड्स, एक्सप्लेन। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, हमें एक्सप्लेन करना है। द 2 belts of winds blow from the subtropical high pressure belt to low pressure belts at the equator। कि इक्वेटर के ऊपर क्या होता है कि सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है उससे लो प्रेशर की तरफ विंड बहती है। दे आर वार्मर विंड्स, ये गर्म हवाएं हैं। एंड दस लेड टू द सर्टेन ऑफ द ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट लाइक द सहारा। और ये क्या बनाती है, डेजर्ट्स बनाती हैं, हॉट डेजर्ट बनाती हैं जैसे सहारा, क्योंकि सहारा जो डेजर्ट है वो इक्वेटर के पास ही है। In this chapter students will learn about temperature, atmospheric pressure, कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, वायुदाब है, वो टेम्परेचर और एल्टीट्यूड से कैसे चेंज होता है। हमने विंड्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी विंड्स होती हैं, तो ट्रेड विंड्स होती हैं, पोलर विंड होती हैं और वेस्टर्लीज होती हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। लर्न दीज क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। Okay students, thank you. A very warm morning to all my dear student of class 7th. This is Vinita ma'am from MLP International School Rajpura. Welcomes you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are revising our syllabus, so student in this video we will revise the chapter 12. As you know that the chapter 12 is about the time and motions, and in our previous chapter we have done the chapter 7 that was related to the climate and adaptations of animals, different type of animals. And we have done the exercise of this chapter, and we have read about the time and motion and speed. What are the measurement of time using periodic motions, non-uniform motion, uniform motion, distance, time graph, and so many more things that we have read in this chapter through so student today in revision time we are going to do the short and long questions answers that are related to this all the content that we have read. So now we will start the revision of short question answer. The first one is, what do you understand by the measurement? Student, measurements related what do you understand, आप क्या समझते हैं मेजरमेंट से, मेजरमेंट के बारे में क्या जानते हैं। मेजरमेंट इज डिफाइंड एज ऑल्सो द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। स्टूडेंट, जो मेजरमेंट होती है मीन्स किसी भी चीज़ को मेज़र करना, नापना एक अननोन क्वांटिटी, किसी भी अननोन, बिकॉज हम उसी चीज़ को मेज़र करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। ओके, इफ़ सपोज दैट पता भी होता है तो एट दैट टाइम हम उस चीज़ को इसीलिए मेज़र कर होते हैं कि बिकॉज वी वांट टू नो द मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी थ्रू अ फिक्स क्वांटिटी इन द सेंस दैट आर द रूलर स्केल्स वगैरह, इन सबको यूज़ करके एट द सेम ऑफ द सेम काइंड उसी चीज़ का। अगर सपोज दैट वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सो वी विल यूज़ द
ruler, inch tape, and so many other objects. Okay. Now next question is about what are the standard units. What is the standard unit? That means SI units. Standard unit is SI units. The units we usually use to measure the weight, length or capacity of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट, लेंथ एंड कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं दैट आर टर्म्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट. एक यूनिट होती है, प्रिस्क्राइब्ड यूनिट होती है वेट के लिए, जैसे सपोज दैट किलोग्राम, ग्राम, लेंथ के लिए मीटर एंड सेंटीमीटर, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम मेजर करना. ओके, लाइक दैट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम के प्रिंसिपल, उद्देश्य क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में बताना है. अ पेंडुलम इज अ वेट सस्पेंडेड फ्रॉम अ पाइवट सो दैट इट कैन स्विंग फ्रीली. स्टूडेंट देखिए, पेंडुलम यू कैन सी अ पेंडुलम इन द क्लॉक, और जो वॉल क्लॉक होती है उनमें लगा हुआ होता है, इस तरीके से होता है, एक सेंटर पॉइंट से अटैच होता है एंड आफ्टर दैट अ बॉब यहाँ पर लटक रहा होता है एंड इट मूव्स टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट करता है लाइक अ स्विंग, झूले की तरह. ओके, द इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड इट्स प्रॉपर्टी दैट पेंडुलम इन 1602. गैलीलियो गैलीली ने इसको डिस्कवर्ड किया था, इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कवर्ड किया था, प्रॉपर्टीज फाइंड आउट की थी इन 1602. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ. इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम. Car covers a distance of 450 km in 8 hours. Find its speed. We have to measure the speed. Distance is mentioned here. Time is also given here. So now we have to find the speed. Student, given देखिए क्या है, distance traveled by car is equals to 450 km. Time taken by 8 hours. And we have to measure the speed. The formula of speed is distance traveled by and upon में time taken. So here is the 450 km. Now divide by 8. So here we get the answer 56.25 km per hour. Question number 5th is why are the states of rest and motion considered relative. स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट, दोनों भी चीज़ किस तरीके से एक दूसरे से रिलेवेंट है. रेस्ट एंड मोशन, देखिए रेस्ट किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ पोजीशन पर हो, एंड मोशन मूव कर रही हो, आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. बट नथिंग इन दिस यूनिवर्स वर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन. कोई भी चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु आर गोइंग टू ऑब्जर्व. वो ये भी कह सकता है कि द थिंग इज इन द rest position and the thing are in the motion. Okay, now we are going to do the long question answer. The first one is draw a diagram of a simple pendulum and explain its working. This is the diagram of a pendulum. Student, see here is a bob attached to this string and it moves in to and fro motion. Okay, ये इस तरीके से and इस तरीके से move करता है. So it is the pendulum at extreme position. It is also its extreme position. ये लास्ट इसकी मूवमेंट है, इससे ज़्यादा ये नहीं आगे पीछे जा सकता. ओके, मूव कर सकता है, वी कैन टच, हम इसको ऊपर तक टच कर सकते हैं, बट ये मतलब एक फिक्स कह सकते हो आप, इससे पाइवट से फिक्स होता है. इट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, इसके थ्रू जितना डिस्टेंस कवर अप किया जाएगा इस तरफ, द सेम इट विल गो बैक साइड. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम. द नेक्स्ट इज इट्स वर्किंग. सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटल, एक मेटल होता है उसके सेंटर में और बॉल अटैक होती है, दैट वी कॉल द बॉब. एक स्ट्रिंग्स लगी हुई होती है. व्हेन बॉब मूव्स स्लाइटली टू वन साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, बीच में से जब एक तरफ आगे जाती है देन इट ऑल्सो कम बैक्स टू द बैक साइड टू बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो मोशन. तो ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन मूव करती है. ओके, इट्स ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के आगे ही मतलब इस तरीके से ऑसिलेशन मोशन करती है. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जांपल ऑफ पीरियडिक ऑसिलेटरी मोशन. ओके, ये इस तरीके का मूवमेंट होता है. टू एंड फ्रो मोशन जो होता है सिंपल पेंडुलम का. ओके, ऑसिलेटरी और पीरियडिक मोशन हम इसे कह सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज
Second question is about the word problem. Here is the given. A car moves at a speed of 40 km per hour. The time is given 15 minutes and then at a speed of 60 km per hour for next 15 minutes. Means वो एक तरफ जो मतलब हाफ डिस्टेंस जो कवर अप करती है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से करती है, 15 मिनट लगता है. एंड आफ्टर दैट द रेस्ट टाइम डिस्टेंस जो है वो कितने में कवर करती है, 60 किलोमीटर पर आवर, बट टाइम इज टेकन 15 मिनट्स. ठीक है, टाइम हमें जो दिया हुआ है तो सेम दिया है बट स्पीड इज डिफरेंट. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हेयर वी विल डू स्पीड ऑफ कार 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 15 मिनट. 15 मिनट को वी विल कन्वर्ट इट इनटू द आवर बिकॉज हेयर इज द per hour. Okay, we are talking about the per hour. So distance is equals to speed upon speed multiplied by time, and the speed is 40 km per hour. Time is here 0.25 hour. So when we multiply it, we will get 25 fours are 100. 25 fours is equals to 100. Okay, 1 2 1 0. Now 1 2. Here we will get 10 kilometer. Okay, this is the distance traveled by in the first part. And after in second part, speed of car is equals to 60 kilometer per hour. Time is 15 minute. 15 divided by 60 we get 0.25 hours. Okay, the same as okay, now distance is equals to speed into time. 60 multiplied by 0.25. Here we will get 6 5s are 30 is 0, carry 3, 6 2s are 12, 13 14 15. Here we will get 1 5 and the 1 0 1 2. This is 15 kilometer. So now the total distance traveled is equals to 10 in first part and in second part. Here we get, this is our first equation and this is our second equation. When we add these one or two part, we get 10 plus 15 kilometer is equals to 25 kilometer. So the whole distance covered by the car was 25 kilometer. Okay, now the next is fourth question. Define the following with the help of the graph. You have to define the uniform motion. Student, यूनिफॉर्म मोशन में जो स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म बिकॉज इसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस और इंटरवल ऑफ टाइम अपॉन में इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इसमें जितना ही टाइम डिस्टेंस कवर किया जाता है तो उतना ही टाइम भी लगता है, मीन्स इक्वल होता है. सपोज दैट यहाँ से हमें 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 1 टाइम है, आफ्टर दैट फिर ये 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो टाइम भी 2 हो गया, तो हेयर 1 1 का गैप आ गया. दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन. ग्राफ शोइंग यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज शोज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. ऑन दिस वी पुट ऑन द, this is x axis and this is our y axis. Okay, on the x axis we put the time and on the y axis we put the distance, and then we do the count measurements and we get a straight line that shows the uniform motion. Now the b part is about non-uniform motion. If an object covers unequal distance in equal interval of time, its motion is called non-uniform motion. See, इसमें unequal distance है equal interval of time. Time जो है रिक्वायर्ड हो रहा है वो तो इक्वल है, मीन्स 1 2 3. हेयर भी 1 1 का डिस्टेंस हो गया, बट द डिस्टेंस जो कवर अप किया जा रहा है वो अनइक्वल है. सपोज दैट 5 किलोमीटर दैन 7 किलोमीटर दैन, सो वी इन दिस वे वी गेट अ curve line. You can say that it's not a curve but it doesn't show a straight line also. So this type of motion we call the non-uniform motion. This is the graph showing the non-uniform motion because here it is not a straight line. Okay, the same we put on the x-axis we put the time and on the y-axis we put the distance. Now the question number 3rd is a car starts from rest and covers 20 meter every second. Okay, एक कार है वो चलती है 20 मीटर तक एवरी सेकेंड में, पर सेकेंड में. रिप्रेजेंट दिस मोशन फॉर टेनिस इन टैबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म्स. आपको टैबुलर फॉर्म में भी शो करना है, ग्राफिकल फॉर्म्स में भी शो करना है. सो वी विल डू फर्स्टली द टैबुलर फॉर्म. 0 1 2 3 वी हैव मेंशन अप टू ऑन 10 सेकेंड्स एंड अप टू 20 मीटर से हमें स्टार्ट करना है. देखिए 10 सेकेंड में 20 मीटर वो पर सेकेंड चल रही है, तो हमें अप टू 10 सेकेंड तक मेजरमेंट करना है. तो फर्स्ट में हमने 20 लिया, फिर देन 20 का डबल हुआ 40 60 80 डिस्टेंस जो है.
दिस इज द डिस्टेंस एंड टाइम भी सेम उसी तरीके से बन रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस टेबुलर फॉर्म वी कैन से दैट द कार मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मोशन. नाउ दिस ग्राफ shows that the measurement on the distance here we will put it on the y-axis and on time we will put on the x-axis. Now after doing this, see here 1 पे 20 है तो हमने यहाँ पे 1 पे 20 लिया एंड सेकंड पे 40 है तो सेकंड पे 40 डिस्टेंस लिया, थर्ड पे 60. सो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट वी join all these dots and we get a straight line. So we can say that this question also shows the uniform motion because on uniform motion always shows the straight line. So student, that's all for today. Goodbye. Our topic is past perfect tense. So students, I will tell you the rule first of all of affirmative sentences. Affirmative sentences का रूल क्या होता है? Subject plus had plus second form of the verb plus object. Now we are using this rule. I will give you an example also. Example is Rita had written stories in her diary. So with the help of using this rule we make an example of affirmative sentences related to past perfect tense. Rita had written stories in her diary. Rita is the subject, had we are using, written is the second form and rest of the sentence is object. Now next is negative. Negative sentence का rule, Rita रूल पढ़ेंगे हम पहले. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन द नेगेटिव sentences we are using not. Example is, with the help of rule we are making this example. Rita had not written stories in her diary. So students, with the help of this rule we make the sentence. Example you can see here. Subject is Rita had not, second form of the verb is written and stories in her diary is the object. Next is interrogative. Interrogative rule. We are going to start with the helping verb that is had plus subject plus second form of the verb plus object plus question mark at the end. We are going to use in interrogative sentences question mark in the sentence. Example is had Rita written stories in her diary. And at the end we are going to put question mark. Why? Because according to the rule we are asking the question to Rita कि उसने अपनी डायरी में स्टोरीज लिखी हैं या नहीं लिखी. Now next topic is past perfect continuous tense. Continuous
tense. Now I will tell you the affirmative rule. कि affirmative sentences में हम कौन सा रूल यूज करेंगे. So rule is subject plus had been plus first form of the verb ing plus object. So according to the rule I will give you the example. See the example. Rita had been writing. अब इसमें हमने write एक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ing पुट किया है. In her diary. This is the example related to the rule. Next is negative. Whenever we are going to use negative sentences, according to the rule we are going to put not in all the kinds of tenses. Now the rule is subject plus had not plus been plus first form with ing plus object. According to the rule we are going to write down the example. Rita had not been writing stories in her diary. So with the help of negative sentences we put not. Now in interrogative sentences, we are asking the question. So how we are going to make the rule? See, first of all, helping verb is had plus subject plus been plus first form of the verb with ing and plus object and with question mark. And the example is Rita been writing stories in her diary. We are asking the question to them, so we are going to put question mark to just identify whether she started with had completed with writing or not. Interrogative sentences में हम questions put करेंगे. So students, we completed with the two topics, past perfect tense and past perfect continuous tense. I hope students you completed with you just understand this topic. Now let's start. Now in the next video we are going to start with next topic. Thank you everyone. Hello student, welcome you to online classes of MLP School Rajpura. Student, I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK classes 7th and chapter is 16 and 17. So let's start. Chapter number 16 is desert of the world and chapter number 17 is singular in the world. Okay, जो means सबसे largest, longest, smallest है. इस तरह से जो singular जो एक ही है हर चीज में उनको डिस्कस किया गया है. Here first one is द सहारा. ये डेजर्ट कहाँ पे? अफ्रीका में, और ये लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है. द गोबी ये कहाँ पे है? मंगोलिया में. नेक्स्ट वन है कालाहारी, ये कहाँ है? बोट्सवाना में. टकीला मक्कन ये कहाँ पे है? चाइना में. और गिब्सन ये ऑस्ट्रेलिया में है. काराकुम ये तुर्कमिस्तान में है. नेक्स्ट वन है नूबियन, ये सूडान में है. नेक्स्ट वन है काइजेल कुम, ये है उज्बेकिस्तान में. सोनड्रन डेजर्ट कहाँ पे है? यूएसए में. नेक्स्ट वन इज अटाशामा, ये चिली में है. सिम्पसन सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट वन है दस्त कबीर ईरान में. और स्टूडेंट जो इंडिया है उसका लार्जेस्ट
डेजर्ट कौन सा है? थार, जो कौन से स्टेट में है? राजस्थान में। यू हैव टू लर्न दैट थिंग, ओके। फ्रॉम दिस चैप्टर स्टूडेंट यू हैव टू मेक 5 मैचअप। 1 कॉलम में आपको डेजर्ट के नेम राइट करने हैं और अदर कॉलम में आपको डेजर्ट की कंट्री राइट करनी है, फिर उनको मैचअप करना है फॉर योर एग्जाम, ओके। नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 17 सिंगुलर इन द वर्ल्ड। इधर भी आपको सब मैचअप्स गिवन है। इसमें आपको लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट एंड हाईएस्ट वंडरफुल वर्ल्ड थिंग्स शो की गई हैं। और फर्स्ट वन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है संसार की? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट वन है द लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? आंसर इज एच। तो हेयर एच ऑप्शन में क्या है? ग्रीनलैंड। तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट वन है द लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की? नील रिवर, दैट इज हेयर। नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट ब्रिज, ओकलैंड ब्रिज। नेक्स्ट वन इज द डीपेस्ट ओशियन। डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। हमारे टोटल ओशियन कितने हैं? 5, तो वन ऑफ देम इज पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला। ये कहाँ पे है? इंडिया में। नेक्स्ट वन हाईएस्ट कैपिटल सिटी, जिसमें सबसे ज्यादा कैपिटल है ला पाज, बोलिया। नेक्स्ट इज कोल्डेस्ट रीजन। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? एमपे, वर्खोयास्क। कहाँ पे है? साइबेरिया में है वर्खोयास्क। नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे है? लोअर जम्बिया, अफ्रीका। ये ब्रिज का नाम है लोअर जम्बिया और कहाँ पे है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट वन इज द बिगेस्ट डैम। बिगेस्ट डैम कौन सा है? गोल गुम्बद, ओके। नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट वाटरफॉल्स। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल, वेंजुएला। वेंजुएला जो कंट्री है उसके अंदर है एंजल वाटरफॉल, ओके। नेक्स्ट वन इज द डीपेस्ट लेक, मीन्स सबसे गहरी लेक कौन सी है? बाइकल लेक, ओके। नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट बेल। सबसे लंबी बेल कौन सी है? द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। मॉस्को में है, ग्रेट बेल के नाम से जानी जाती है। एंड द बिगेस्ट पार्क, और सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कौन से कंट्री में है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। स्टूडेंट यू हैव टू लर्न दी जीके questions for your exam. These questions most of the time asked in competitive exam also, so you have to prepare that very well, okay. And write an assignment for 5 MCQ in your notebook. आपको 5 MCQ करने हैं इसमें से, या फिर आप मैचअप भी कर सकते हैं 5 इसमें, जैसे कि लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, फिर इधर से इसको मैच कर देंगे, ओके। वन क्वेश्चन इज रिमेइंग द लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, तो इसका आंसर क्या है? पेंटागन, ओके। सो स्टूडेंट यू हैव टू लर्न बोथ ऑफ द चैप्टर्स in your book, fill in your book and also write in assignment type 5 matchups in your notebook. Thank you. Have a nice day. सो स्टूडेंट फॉर 7th क्लास का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है, तो अब इसमें इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए कि ये है आपका आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड। वन वर्ड में आपको आंसर देना है। फर्स्ट देखिए, व्हाट वाज द ओनली पोजीशन जैक एंड हिज मदर हैड। उनके पास कौन सी क्या पोजीशन थी, उनके पास वास्तव में क्या चीज़ थी?
वो पोजीशन क्या थी, एक काउ थी। नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड जैक्स मदर बिकम फ्यूरियस, जैक्स की मदर क्यों घबरा गई थी, जब उसने देखा कि उसका बेटा जो है 5 बीन्स, व्हेन ही गॉट होम विथ 5 बीन्स, जब वो 5 बीन्स लेकर के वापस घर पहुंचा तब वो डर गई थी। हाउ डिड द मैजिक हैंड रिएक्ट व्हेन जैक स्नेच्ड इट, जब जो है जैक ने उसको छीना तो मैजिक हैंड को, तो उसने क्या रिएक्ट की, स्टार्टेड टू स्क्विक एंड क्लक, वो जो है स्क्विक और क्लक की तरह चिल्लाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, शी डैश हिम टू ट्राई टू गेट एज मच एज मनी एज ही कुड फॉर द काउ, तो इसमें क्या है, टोल्ड है, इंस्ट्रक्टेड है और यहाँ पे है एडवाइस। तो यहाँ पे अगर शी इंटरेस्ट इंस्ट्रक्टेड, उसको बताया गया, तो यहाँ पे इसका बी आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए बी। नंबर 2 देखिए, देयर वॉज अ डैश ट्विंकल इन द ओल्ड मैन्स आई, तो यहाँ पे विक्ट, स्ट्रेंज और कनिंग, तो इट देयर वॉज अ स्ट्रेंज, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन है, स्ट्रेंज आएगा कि उनकी आंखें जो है अचंभित होकर के ट्विंकलिंग करने लगी। नंबर 3 देखिए, जैक हैंडेड हिम ओवर द काउ इन एक्सचेंज फॉर द 5 ड्राई ओल्ड बीन्स आएगा या सैपलिंग्स आएगा या शीट्स, तो यहाँ पे इसका आंसर ए है, बीन्स। शी डैश हिम साउंडली एंड सेंट हिम टू बेड, बीट, थ्रेस्ट एंड स्कॉल्ड, तो उसने क्या किया, यहाँ पे थ्रेस्ट यानी कि उसको धमकाया और उसे जोर से धमकाया और वो जा करके बिस्तर पर सो गया, तो यहाँ पे इसका बी है। नंबर 5 देखिए, इट लेट हिम टू अ ह्यूज डैश ग्रीम कैस्टल, यानी कि बहुत ही जो है बड़े जो है वहाँ पे वो उसको लेके गए हैं जहाँ पे वो बीन्स के पेड़ पर चढ़कर ऊपर जाता है। नंबर 6, he hid himself behind the big dash and picked out oven and cauldron and window, तो यहाँ पे इसका ए आंसर है, उसने अपने आप को एक बहुत बड़े ओवन के पीछे छुपाया और वो पोटली को लेके भाग गया। नंबर 7 देखिए, डाउन इट कम टॉपिंग फ्रॉम द डैश एंड डाउन केम द ओगरी टू, तो यहाँ पे रूफ टॉप है, स्काई है और कास्टल है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्काई, यहाँ पे स्काई बी आएगा क्योंकि वो ऊपर से जो है स्काई से नीचे आते हैं सीधे जो है बीन्स के पेड़ के थ्रू। सो स्टूडेंट, ट्रू फॉल्स देखिए, आपको अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आपको इसके ट्रू फॉल्स बताने हैं। लिटिल जैक लिव्ड विद हिज मदर इन अ स्मॉल विलेज, वो अपनी मदर के साथ स्मॉल विलेज में रहता था, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नंबर 2 देखिए, जैक वॉज नॉट रेडी टू सेंड ऑल द काउ, तो जैक जो है उस काउ को जो है बेचना नहीं चाहता था, ये फॉल्स है, वो बेचना ही चाहता था। नंबर 3, जैक्स मदर वॉज हैप्पी सीइंग द मैजिक बीन्स, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जैक की मदर जो है मैजिक बीन्स को देखकर खुश नहीं हुई बल्कि वो नाराज थी। नंबर 4, क्लाइंबिंग अपॉन द बीन स्टैक जैक रीच्ड अ रॉयल प्लेस, तो ये भी जो है फॉल्स है, वो रॉयल प्लेस पे नहीं बल्कि ग्रीन पे पहुंचा था, तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 5 देखिए, जैक ट्रम्बल्ड फॉर ही न्यू दैट ogres ate human flesh and Jack didn't want to be eaten, जैक जानता था, वहाँ जब ऊपर चढ़ कर के उसने ओगरीज को देखा तो उसको लगा कि वो जो है उसको पता था कि ह्यूमन बीइंग की फ्लैश खाता है, वो चाहता था कि उसे भी ना खाया जाए, तो ये स्टेटमेंट उसका ट्रू है। नंबर 6 देखिए, इन द सेकेंड टाइम द ओगरी वॉज कैरिंग अ बिग क्लॉक, तो सेकेंड टाइम जो है वो ओगरी क्या लेके रखा हुआ था, उसने क्लॉक, तो ये फॉल्स है, उसके पास क्लॉक नहीं कॉक था। नंबर 7 देखिए, द ओगरी गिफ्टेड अ हैंड दैट लेड गोल्डन एग्स टू जैक, तो जो है उसने ओगरी ने उसको गिफ्ट किया जो कि गोल्डन एग देते, ये गलत है, उसने गिफ्ट नहीं किया था, जो है जैक ने उसे स्नैच्ड कर लिया था ओगरी से और वो लेकर उसको भागा था, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है।
अब इसका देखिए कि आपका ये सिनोनिम्स लिखना है, तो कॉलम ये ए है और कॉलम बी में तो है पोजीशन का आ जाएगा लोकेशन। अब ये इरिटेटेड का है अनॉइंग, और मैजिकल का है मिस्टेक, और थ्रस्ट का है हिट या बीट, और ये है एपेटाइट का है हंगर, और एक्सपेंडिचर का है आउटले, और हैबिटेटेड का है एडजस्ट। नाउ अब आपको क्या करना है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपके वर्ड है कंफर्टेबली, मैजिकल, फुलिश, साउंडली, अनलाउडली एंड हैबिटाइट और डीप। ये जो वर्ड्स हैं आप इनके यहाँ पे आपको कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कॉलम बी में आपको इसके एंटोनिम्स लिखने हैं। तो कंफर्टेबली का अनकंफर्टेबली, मैजिकल का होगा डल, और फुलिश का हो गया वाइज, साउंडली का होगा हार्डली, एंड लाउडली का होगा सॉफ्टली, एंड हैबिटेट का होगा फ्लेटिंग, और डीप का हो गया आपका हाई। तो ये आपका जो है इसका अपोजिट एंटोनिम्स है। अब नंबर सी देखिए आप, लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड यूज देम इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो यहाँ पे जो है ये आपके 7 जो है वर्ड्स दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्टेड, डोंट ओपन इट, ही इंस्ट्रक्टेड हिम, उसने उसको बताया। इंस्ट्रक्टेड का मतलब किसी चीज को बताना, तो उसने कहा कि इसे ओपन मत करना, उसको इंस्ट्रक्शंस दी। फ्यूरियस का मतलब होता है डर। नाउ रवि इज फ्यूरियस विद मी, अब रवि मुझसे डरता है। ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है कि एक बहुत ही बड़ा जो है बहुत ही बड़ा, तो हिज माउथ वॉज ग्रिम व्हेन ही स्पोक, तो उसका माउथ जो है खुल जाता है बड़ा जब वो बोलता है। तो ये है ट्रेबल, ट्रेबल तो इसका है ट्रेम्बल का है इट मेक्स मी ट्रेम्बल, ये मुझे जो है ट्रेम्बल करता है। तो एनेक्सिस का हो गया एट हर एनेक्सिस लुक ही स्माइल, उसकी जो है ये जो है अचंभित लुक से वो स्माइल करता है। ग्रेसफुली का है ही आस्क्स द क्वेश्चन ऑलमोस्ट ग्रेसफुली, ये जो अक्सर जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही ग्रेसफुली मुझसे पूछता है। और अनफीलिंगली, लाइक द स्टूडेंट magician, they were unfeelingly ये पोलाइट एंड हेल्पफुल। तो जो है मोस्टली क्या होता है कि जो है लोग स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या है अनफ्लाइंगली पोलाइटली और हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपका बच्चों मैंने आपको बता दिया है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट यूज दिस वर्ड्स ऑफ योर ओन। आपने जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अलावा आपका होमवर्क ये है कि आपको ये अपने वर्ड्स में डिक्शनरी की हेल्प से लेकर के आपको ये करना है। सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल जस्ट कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड द फर्दर थिंग्स। सो स्टूडेंट अगेन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और शेयर करें वीडियो, साथ ही साथ जो है लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर।